तो इस प्रकार से इमाइल दुर्खिम ने सन 1897 में उनके द्वारा लिखी गई पुस्तक आत्महत्या के द्वारा आत्महत्या को एक सामाजिक तथ्य के रूप में स्पष्ट किया था। अब प्रश्न ये है कि आत्महत्या किसे कहें, क्योंकि आत्महत्या का सामान्य तात्पर्य है व्यक्ति की मृत्यु, अर्थात जब व्यक्ति की मृत्यु हो जाती है तो उसका जीवन समाप्त हो जाता है, वो चल फिरने लायक नहीं रहता है और उसका शरीर धीरे धीरे नष्ट हो जाता है, अर्थात उसका शरीर एक तरह से वायु में, जल में, अग्नि में, पृथ्वी में अर्थात मिट्टी में मिल जाता है। लेकिन क्या मृत्यु की समस्त अवस्थाओं को हम आत्महत्या कह सकते हैं? नहीं, मृत्यु की समस्त अवस्थाएं आत्महत्या नहीं है, बल्कि इमाइल दुर्खिम ने स्पष्ट कहा है कि आत्महत्या व्यक्ति के द्वारा कोई भी इस प्रकार का कार्य किया जाता है जिसकी वजह से उसकी मृत्यु हो जाती है, उसे ही आत्महत्या कहते हैं। तो इमाइल दुर्खिम के अनुसार व्यक्ति के द्वारा किए जाने वाले कार्य का ऐसा परिणाम जिससे उसकी स्वयं की मृत्यु हो जाती है, उसे हम आत्महत्या कहते हैं। लेकिन ऐसा नहीं है कि व्यक्ति के हर प्रकार के कार्य के द्वारा उसकी जो मृत्यु हो जाती है उसको हम आत्महत्या कहते हैं। नहीं, केवल उस स्थिति में या उस अवस्था में व्यक्ति के द्वारा की जाने वाली क्रिया का परिणाम अगर मृत्यु होता है, जिस क्रिया के बारे में व्यक्ति पहले से ही जानता है कि इसका परिणाम उसकी स्वयं की मृत्यु होगी, तभी उसे हम आत्महत्या कहते हैं। जैसे कोई व्यक्ति रोड पर गाड़ी चला रहा है और गाड़ी चलाते चलाते उसका अचानक एक्सीडेंट हो जाता है, भूल से, लापरवाही से या किसी दूसरे की गलती से, और उसमें उस व्यक्ति की मृत्यु हो जाती है, तो उसे आत्महत्या नहीं कहेंगे, क्योंकि व्यक्ति ने ऐसा जानबूझ करके नहीं किया है, ये सोच समझ करके नहीं किया है बल्कि व्यक्ति के द्वारा वो कार्य अचानक हो चुका है, वो एक तरह की दुर्घटना है। उस दुर्घटना की वजह से अगर व्यक्ति की मृत्यु हो जाती है तो उसे हम आत्महत्या नहीं कहेंगे। लेकिन व्यक्ति जानबूझ करके सड़क पर चलते हुए किसी तेज चलते हुए वाहन के सामने आ जाता है, यह सोच करके कि इससे मेरी मृत्यु होगी, और वाहन से टकरा करके वास्तव में उसकी मृत्यु हो जाती है, तो उस घटना को हम आत्महत्या कहेंगे। तो आत्महत्या के साथ में यह शर्त जुड़ी हुई रहती है कि व्यक्ति की क्रिया का परिणाम मृत्यु तो होना ही चाहिए, लेकिन साथ में ही उस व्यक्ति को पहले से पता होना चाहिए कि इस क्रिया से उसकी मृत्यु होगी, तभी उसे हम आत्महत्या कहेंगे। तो इस तरह से हम कह सकते हैं कि मृत्यु की उन समस्त घटनाओं को हम आत्महत्या कह सकते हैं जो स्वयं मरने वाले की सकारात्मक या नकारात्मक क्रिया का प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष परिणाम होती है, जिसके भावी परिणाम मृत्यु के बारे में वो पहले से ही जानता है। इस तरह से दुर्खिम के शब्दों में हम आत्महत्या को स्पष्ट कर सकते हैं। लेकिन इसमें दुर्खिम की परिभाषा में एक बात और जुड़ी हुई है कि वो क्रिया सकारात्मक भी हो सकती है, नकारात्मक भी हो सकती है। जैसे किसी व्यक्ति ने जानबूझ करके बिजली के वायर को हाथ लगाया और यह सोच करके हाथ लगाया कि इसके क्रिया के द्वारा उसकी मृत्यु हो जाएगी, क्योंकि वो मृत्यु को ही प्राप्त करना चाहता है या मरना चाहता है, और वो बिजली के तार के या विद्युत के वायर को टच करता है और उससे उसकी मृत्यु हो जाती है, तो उसे हम आत्महत्या कहेंगे। लेकिन ये सकारात्मक क्रिया के द्वारा आत्महत्या कहलाएगी। ऐसा नहीं है कि व्यक्ति की मृत्यु केवल सकारात्मक क्रिया के द्वारा ही होती है, यह व्यक्ति की आत्महत्या सकारात्मक क्रिया के द्वारा ही होती है, बल्कि नकारात्मक क्रिया के द्वारा भी व्यक्ति की आत्महत्या हो सकती है। जैसे किसी व्यक्ति ने ऐसा सोच करके खाना खाना बंद कर दिया है कि उससे उसकी मृत्यु हो जाएगी, और वो खाना खाना बंद कर देता है, और कुछ दिनों बाद में या हफ्ते
भर बाद में या 10 दिन बाद में या 15 दिन बाद में उसकी वास्तव में मृत्यु हो जाती है तो उस क्रिया को भी हम आत्महत्या कहेंगे। लेकिन वो आत्महत्या जो या मृत्यु जो है वो कौन सी क्रिया का परिणाम है? वो उसकी नकारात्मक क्रिया का परिणाम है, क्योंकि उसने खाना खाना छोड़ दिया है, इस वजह से उसकी मृत्यु हुई है। तो इसको हम नकारात्मक क्रिया के द्वारा की गई आत्महत्या कहेंगे। तो इस प्रकार से हम आत्महत्या की कुछ विशेषताओं को स्पष्ट कर सकते हैं दुर्खीम की इस परिभाषा के द्वारा। जैसे सबसे पहली विशेषता है कि आत्महत्या स्वयं मरने वाले की क्रिया का परिणाम है, अर्थात मृत्यु की उस स्थिति को ही हम आत्महत्या कहेंगे जिस स्थिति के द्वारा स्वयं मरने वाले की क्रिया के कारण ही उस व्यक्ति की मृत्यु होती है, तो उस क्रिया को ही हम आत्महत्या कहेंगे। जैसे कोई व्यक्ति झगड़े में किसी दूसरे व्यक्ति को गोली मार करके उसकी हत्या कर देता है तो उसे हम आत्महत्या नहीं कहेंगे, क्योंकि मरने वाले ने ऐसा नहीं सोचा था कि वो व्यक्ति गोली मार करके मुझे हत्या कर देगा। इस वजह से ऐसी क्रिया जो दूसरे की वजह से व्यक्ति की मृत्यु का कारण बनती है तो उस क्रिया को हम आत्महत्या नहीं कहेंगे, बल्कि व्यक्ति के स्वयं की क्रिया के द्वारा ही जब व्यक्ति की मृत्यु होती है तो उसे ही हम आत्महत्या कहेंगे। जैसे व्यक्ति स्वयं अपने आप को स्वयं को गोली मार करके समाप्त कर लेता है तो उस क्रिया को हम आत्महत्या कह सकते हैं। दूसरी विशेषता है आत्महत्या इच्छापूर्वक सोच विचार करके की जाने वाली क्रिया है, अर्थात ऐसा नहीं है कि भूल चूक से अगर कोई क्रिया ऐसी हो जाती है जिसकी वजह से व्यक्ति की मृत्यु हो जाती है तो उसे हम आत्महत्या कहें। जैसे चलते चलते किसी का पैर फिसल गया और वो किसी गड्ढे में गिर गया या किसी तालाब में गिर गया या किसी कुएं में गिर गया, या व्यक्ति किसी नदी में गिर गया और उससे उस व्यक्ति की मृत्यु हो जाती है तो उस क्रिया को हम आत्महत्या नहीं कहेंगे, बल्कि उस क्रिया को दुर्घटना के कारण व्यक्ति की मृत्यु कहेंगे। लेकिन जब व्यक्ति सोच विचार करके अपने आप को समाप्त करने की क्रिया करता है उस क्रिया को हम आत्महत्या कहेंगे। जैसे किसी व्यक्ति ने ये ठान लिया है कि अब तो उसे मरना ही है, जी करके उसे क्या करना है, और वो जानबूझ करके कुएं में कूद करके अपनी जीवन लीला को समाप्त करता है तो उस स्थिति को हम आत्महत्या कहेंगे। तो आत्महत्या की दूसरी विशेषता ये है कि व्यक्ति की क्रिया से मृत्यु का परिणाम तो निकलना चाहिए, लेकिन व्यक्ति ने जब तक वो क्रिया सोच समझ करके नहीं की है तब तक उस स्थिति को हम आत्महत्या की स्थिति नहीं कहेंगे, बल्कि व्यक्ति के द्वारा जब ये सोच लिया जाता है कि उसे तो केवल अब अपने जीवन को समाप्त करना है और जानबूझ करके वो इस प्रकार की क्रिया करता है जिससे कि उसकी जीवन लीला समाप्त हो जाती है, तो उस क्रिया को ही हम आत्महत्या कहेंगे। तो इस प्रकार से हम कह सकते हैं कि आत्महत्या की दूसरी विशेषता ये है कि व्यक्ति की इच्छापूर्वक सोच विचार करके की जाने वाली क्रिया जिसके द्वारा उसकी मृत्यु हो जाती है उसी क्रिया को हम आत्महत्या कहेंगे। नंबर तीसरी विशेषता है कि क्रिया के परिणामों से पहले से ही अवगत होना चाहिए, अर्थात जिस व्यक्ति की मृत्यु हो गई है और उस व्यक्ति की मृत्यु उसके द्वारा की जाने वाली क्रिया के कारण ही हुई है और उस क्रिया के परिणाम अर्थात मृत्यु के बारे में वो पहले से ही जानते हैं तो वह आत्महत्या है। लेकिन उसे पता नहीं है कि ऐसा करने से उसकी मृत्यु हो जाएगी तो वो आत्महत्या नहीं है। जैसे किसी व्यक्ति ने बुखार आने की वजह से और कोई दवाई ली हो, लेकिन वो दवाई न हो करके बल्कि जहर हो और उसके द्वारा उसकी मृत्यु हो जाती है तो उस क्रिया को हम आत्महत्या नहीं कहेंगे, क्योंकि उसने जहर तो पिया है लेकिन जहर उसने भूल चूक से पिया है, उसने ये सोच करके पिया है कि उस के अंतर्गत जहर न हो करके दवाई है और उसने अपने बुखार को ठीक करने के लिए या उतारने के लिए दवाई ली है, लेकिन
उसमें दवाई न होकर के पहले से ज़हर भरा हुआ था और उस वजह से उस व्यक्ति की मृत्यु हो जाती है, तो वह आत्महत्या न होकर के वह मृत्यु हुई है। लेकिन वो अगर उसे पहले से ही पता है कि इसके अंदर दवाई नहीं है और ज़हर है और उस ज़हर से उसकी मृत्यु हो सकती है, लेकिन फिर भी वो जानबूझ कर के ज़हर पीता है या ज़हर का सेवन करता है और उसकी वजह से उसकी मृत्यु हो जाती है, तो वह आत्महत्या है। तो इस प्रकार से हम आत्महत्या को परिभाषित कर सकते हैं कि आत्महत्या शब्द मृत्यु की उन समस्त घटनाओं के लिए प्रयुक्त किया जाता है जो स्वयं मरने वाले की सकारात्मक या नकारात्मक क्रिया का प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष परिणाम होता है और जिसके भावी परिणाम अर्थात मृत्यु के बारे में स्वयं क्रिया करने वाला पहले से ही जानता है और सोच समझ करके उस क्रिया को करता है और जिसकी वजह से उसकी मृत्यु हो जाती है, तो उस क्रिया को या उस स्थिति को दुर्खिम के अनुसार आत्महत्या कहा जाएगा। तो इस प्रकार से हम आत्महत्या की परिभाषा एवं विशेषताओं को स्पष्ट कर सकते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद।